बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टुडेज टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज़ चैप्टर नंबर 3 ऑफ लेविंसन माइक्रोबियोलॉजी। तो हमने माइक्रोबियोलॉजी में स्पेसिफिकली बैक्टीरिया, हम बैक्टीरियोलॉजी पढ़े थे, जनरल बैक्टीरियोलॉजी यानी, तो इसमें हम ग्रोथ को पढ़ने वाले हैं। अब ग्रोथ वाले चैप्टर के अंदर हमने बेसिकली 5 चीज़ों को देखना है कि बैक्टीरिया की ग्रोथ कैसे होती है, ग्रोथ साइकिल कैसे होती है, क्या बैक्टीरिया की ग्रोथ किसी होस्ट के ऊपर डिपेंडेंट होती है या नहीं होती। कुछ बैक्टीरिया ऑक्सीजन यूज़ करते हैं, कुछ नहीं करते, तो उनको क्या कहेंगे। कुछ बैक्टीरिया के पास पावर होती है कि वो शुगर की फर्मेंटेशन कर सके। फर्मेंटेशन का मतलब एनारोबिक ग्लाइकोलाइसिस। एनारोबिक ग्लाइकोलाइसिस ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी में होती है, जबकि कुछ बैक्टीरिया क्रैब साइकिल अटेन करने की कैपेसिटी रखते हैं। ये एरोबिक बैक्टीरिया या फैकल्टेटिव बैक्टीरिया में होती है। फिर लास्ट में हमने देखना है आयरन मेटाबॉलिज्म। तो उसको हमने 5 हेडिंग के अंदर कवर करना है ग्रोथ वाले चैप्टर को। तो वो 5 हेडिंग कौन कौन सी होगी। पहला होगा ग्रोथ साइकिल। दूसरा हम देखेंगे कि डिपेंडेंसी ऑफ होस्ट। अगर ये होस्ट के ऊपर डिपेंड करेंगे तो उसको बोलते हैं ऑब्लिगेट इंट्रासेलुलर पैथोजन, और ये वायरसेस के करैक्टरिस्टिक होता है, यानी वायरसेस होस्ट के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं अपनी रेप्लिकेशन के लिए। दूसरा होगा ऑब्लिगेट इंट्रासेलुलर। तीसरा हम देख लेते हैं एरोबिक एनारोबिक ग्रोथ, मतलब ऑक्सीजन डिपेंडेंस या ऑक्सीजन ग्रोथ। चौथा हम देख लेते हैं फर्मेंटेशन, मतलब एनारोबिक ग्रोथ। और लास्ट में हम देख लेते हैं आयरन मेटाबॉलिज्म। सबसे पहले हम बात करते हैं ग्रोथ साइकिल की। प्रीवियस वीडियो में हमने बताया था कि बैक्टीरिया रेप्लिकेट करते हैं, बैक्टीरिया रिप्रोड्यूस करते हैं बाइनरी फिशन से। अब बाइनरी फिशन होता है क्या है। बाइनरी फिशन ये होता है कि एक बैक्टीरिया या एक पेरेंट सेल 2 डॉटर सेल के अंदर डिवाइड हो जाता है। कैसे, सपोज एक बैक्टीरिया है, तो बाइनरी फिशन के अंदर ये एक बैक्टीरिया जिसको हम पेरेंट मालिक्यूल भी कह सकते हैं, तो ये डिवाइड होगा 2 डॉटर में। वो 2 डॉटर आगे इस तरह से डिवाइड करेंगे। ठीक हो गया। और ये जो इस टाइप की रिप्रोडक्शन को या इस टाइप की ग्रोथ को बोलते हैं बाइनरी फिशन। तो बैक्टीरिया के अंदर किस टाइप की रिप्रोडक्शन होती है, बाइनरी फिशन। बाइनरी फिशन के अंदर एक पेरेंट सेल 2 डॉटर सेल के अंदर डिवाइड हो जाता है। और बैक्टीरिया के अंदर जो ग्रोथ होती है वो एक्सपोनेंशियल होती है। एक्सपोनेंशियल का मतलब होता है 1-2 जनरेशन हो गया तो 2 की पावर 2, 3 जनरेशन हो गया 2 की पावर 3। ठीक हो गया। तो इस तरह से आपने इसको देखना है। और 4 जनरेशन हो गया तो 2 की पावर, तो यहाँ से देखना आप, 1 जनरेशन हुआ तो 2 की पावर 0 मतलब 2, 2 जनरेशन हो गया तो 2 की पावर 1, वो इस तरह से। ठीक हो गया। तो बैक्टीरिया की ग्रोथ होती है वो एक्सपोनेंशियल होती है। तो बाइनरी फिशन से तो रेप्लिकेट करते हैं, और डिपेंडिंग अपॉन इनकी ग्रोथ का टाइम, कि कुछ बैक्टीरिया की ग्रोथ इतनी जल्दी हो जाती है कि कम ड्यूरेशन के अंदर अपनी कॉपी को बढ़ा देते हैं। मतलब ई कोलाई 3 घंटे के अंदर अपनी 100 कॉपी बना सकता है, और 7 घंटे के अंदर अब 1 मिलियन से ज़्यादा कॉपी बना सकता है। ठीक हो गया। तो ऐसे बैक्टीरिया का जो लाइफ साइकिल काफ़ी शॉर्ट होता है, मतलब इनकी ग्रोथ के लिए काफ़ी कम टाइम चाहिए। और जब हम बैक्टीरिया की ग्रोथ साइकिल को पढ़ते हैं तो हमें कर्व देखने को मिलती है जिसको बोलते हैं ग्रोथ कर्व। ग्रोथ कर्व कुछ इस तरह से होती है। तो इसमें आपको 4 फेज देखने को मिलते हैं। सपोज फेज ए, फेज बी जो स्टीप सा स्लोप जा रहा है, फेज सी और फेज डी। जो फेज ए यहाँ पे शो हो रहा है इसको बोलते हैं लैग फेज। और लैग फेज में होता है क्या, लैग का मतलब पीछे। इस फेज के अंदर बैक्टीरिया डिवाइड नहीं करता। तो लैग फेज के अंदर बैक्टीरिया ग्रो नहीं करता, मतलब बैक्टीरिया बाइनरी फिशन करके अपनी कॉपी नहीं बढ़ाता, कोई एक्सपोनेंशियल ग्रोथ नहीं देखने को मिलती। लेकिन यहाँ पे विगरस मेटाबॉलिक एक्टिविटी देखने को मिलती है। ये फेज़ असल में इसलिए होता है क्योंकि लैग फेज़ के बाद लॉग फेज़ आना है जिसमें एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होनी है। तब इसके लिए तमाम न्यूट्रिएंट्स और मेटाबॉलिक एक्टिविटी होना ज़रूरी है। तो इसके अंदर बैक्टीरिया डिवाइड या रेप्लिकेट नहीं करता, बल्कि यहाँ पर मेटाबॉलिक एक्टिविटी सिर्फ बढ़ती है, लेकिन कोई रिप्रोडक्शन देखने को नहीं मिलती। दूसरा फेज़ है लॉग फेज़। इसको लोगारिथम फेज़ या एक्सपोनेंशियल फेज़, इन किसी फेज़ के अंदर रैपिड सेल डिवीजन देखने को मिलती है। चूँकि इस फेज़ के अंदर रैपिड सेल डिवीजन हो रही है
तो जो पेनिसिलिन या दूसरी एंटीबायोटिक इसी फेज़ के अंदर जाके काम करती है और बैक्टीरिया के सेल वाल के स्ट्रक्चर को ख़राब कर देती है। पेनिसिलिन, सेफेलोस्पोरिन, इनको बोल सकते हैं बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक। तीसरा फेज़ है स्टेशनरी फेज़। ये वाला स्टेशनरी फेज़, इसमें आपको फ्लैट लाइन देखने को मिलती है। फ्लैट लाइन का मतलब जितने बैक्टीरिया डिवाइड कर रहे हैं उतने ही बैक्टीरिया मर रहे हैं, तो जो नेट बैक्टीरियल ग्रोथ वो ज़ीरो है। तो तीसरा फेज़ होगा वो स्टेशनरी फेज़। और स्टेशनरी फेज़ कब देखने को मिलता है? जब कंडीशन अनफेवरेबल हो, मतलब जब न्यूट्रिएंट्स की डिप्लीशन होती है, जब टॉक्सिक प्रोडक्ट होते हैं जिसकी वजह से ग्रोथ स्लो होके इतनी हो जाती है कि जितने बन रहे हैं उतने ही बैक्टीरिया मर रहे हैं। तो सिंथेसिस वर्सेस डेथ रेट बराबर हो गया। चौथा फेज़ है उसको बोलते हैं डेथ फेज़। डेथ फेज़ में जितने बैक्टीरिया बन रहे हैं उससे ज़्यादा बैक्टीरिया मर रहे हैं, तो मतलब यहाँ पे बैक्टीरियल डेथ काफ़ी ज़्यादा हो रही है। और ये कब देखने को मिलता है? जब कंडीशन काफ़ी ज़्यादा सीवियर हो जाती है। तो ये था ग्रोथ साइकिल। अब दूसरा पॉइंट है ऑब्लिगेट इंट्रासेलुलर पैथोजन। हमने पहले कहा था कि बैक्टीरिया नॉर्मली सेल से बाहर भी रेप्लिकेट कर सकते हैं, लेकिन इनको एक प्रॉपर आर्टिफिशियल मीडियम प्रोवाइड करना चाहिए। आर्टिफिशियल मीडियम का मतलब इस मीडियम के अंदर प्यूरीफाइड केमिकल्स हो, शुगर हो, अमाइनो एसिड हो, साल्ट हो, जैसे सोडियम क्लोराइड, इसी मीडियम के अंदर वो ग्रो कर सकेंगे। न्यूट्रिएंट्स दे दे तो वो सेल के बाहर ग्रो कर सकते हैं। लेकिन कुछ बैक्टीरिया ऐसे भी हैं जो होस्ट के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं, क्योंकि वो खुद अपनी एनर्जी नहीं बना सकते, तो वो होस्ट के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं। वो दो बैक्टीरिया कौन कौन से हैं? रिकेट्सी, दूसरा क्लैमिडी। ये दो बैक्टीरियल क्लास ऐसी है जो होस्ट के ऊपर डिपेंडेंट होती है, लेकिन जो बाकी जो बैक्टीरिया है वो डिवाइड कर सकते हैं एक्स्ट्रा सेलुलरली। और हम ये भी कह सकते हैं कि इनको सिर्फ एक न्यूट्रिएंट मीडियम चाहिए। तो पहला दूसरा तो काम हो गया ऑब्लिगेट इंट्रासेल्युलर ग्रोथ। तीसरा होगा ऑक्सीजन ग्रोथ। कुछ बैक्टीरिया ऐसे हैं जो ऑक्सीजन के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं। जब ऑक्सीजन मिलेगी तभी ये आगे जाके अपना मेटाबॉलिज्म करवाएंगे, क्रेब्स साइकिल से एनर्जी प्रोड्यूस करवाएंगे। तो ऐसे बैक्टीरिया को बोलते हैं ऑब्लिगेट एरोब्स। ऑब्लिगेट का मतलब कंप्लीट, एरोब्स का मतलब एरोबिक बैक्टीरिया, मतलब ऐसे बैक्टीरिया को ऑक्सीजन चाहिए। ठीक हो गया, क्योंकि इनका जो एनर्जी प्रोड्यूसिंग सिस्टम होता है वो ऑक्सीजन के ऊपर डिपेंडेंट होता है। और आपको बताया था जो ऑक्सीजन होती है वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन का सबसे आखिरी फाइनल एक्सेप्टर होता है। तो क्रेब्स साइकिल से जो एनर्जी मिलनी होती है वो इसी फॉर्म से मिलनी होती है। अब सवाल ये आता है कि बैक्टीरिया के अंदर तो माइटोकॉन्ड्रिया होता ही नहीं है, तब एनर्जी कैसे लेगा? क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन होनी है। असल में जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो बैक्टीरिया से ही ड्राइव हुआ। जो बैक्टीरिया था वो अगर यूकैरियोट के अंदर चला गया था तो वो माइटोकॉन्ड्रिया बन गया था। और हमने कहा था माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन के अंदर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन सिस्टम है। माइटोकॉन्ड्रिया असल में कुछ है ही नहीं, बस वो बैक्टीरिया ही था, ऑब्लिगेट एरोब बैक्टीरिया। तो उसकी इनर मेम्ब्रेन में, इनर सेल मेम्ब्रेन में एनर्जी प्रोड्यूसिंग सिस्टम होता है। तो जो ऐसे बैक्टीरिया जिनको ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है एनर्जी की प्रोडक्शन के लिए या ग्रोथ के लिए, तो ऐसे बैक्टीरिया को बोलते हैं ऑब्लिगेट एरोब्स। तो हम कह सकते हैं ऑक्सीजन ग्रोथ की बेस पर हम बैक्टीरिया को 3 में डिवाइड करते हैं, 1 2 3। पहला होगा ऑब्लिगेट एरोब। ऑब्लिगेट का मतलब कंप्लीट या प्राइमरी। ऑब्लिगेट एरोब का मतलब ऑक्सीजन सप्लाई चाहिए। इसके अंदर एग्जांपल आएगी माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। ट्यूबरक्लोसिस के बैक्टीरिया होते हैं वो एनर्जी के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं, स्पेसिफिकली ऑक्सीजन के ऊपर, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। अब दूसरा होगा वो है फैकल्टेटिव एनारोब्स। फैकल्टेटिव एनारोब्स ये बैक्टीरिया दोगले होते हैं, मतलब ये अगर इनको ऑक्सीजन ज़्यादा मिलती है तब ये एरोबिक मेटाबॉलिज्म के जरिए एनर्जी प्रोड्यूस कर लेते हैं, लेकिन एनर्जी नहीं मिलती तो एनारोबिक मेटाबॉलिज्म जिसको फर्मेंटेशन बोलते हैं उसके जरिए भी एनर्जी प्रोड्यूस कर सकते हैं। मतलब इनके पास एरोबिक और एनारोबिक मशीनरी दोनों होती है। तो ऐसे बैक्टीरिया को बोलते हैं फैकल्टेटिव एनारोब्स। नॉर्मली ये ऑक्सीजन के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं, लेकिन ऑक्सीजन ना हो तब ये फर्मेंटेशन कर लेते हैं। इसकी एग्जांपल आती है ई कोलाई। लास्ट में आता है ऑब्लिगेट एनारोब जो कम्प्लीटली ऑक्सीजन डेफिशिएंसी के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं। मतलब इनका जो एटीपी जनरेटिंग सिस्टम होता है वो एनर्जी के ऊपर, ऑक्सीजन के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होता। और अगर इन बैक्टीरिया को ऑक्सीजन दे दी गई तो ये बैक्टीरिया मर जाते हैं। ऑब्लिगेट एनारोब।
अब सवाल ये बनता है कि ऑक्सीजन ज़्यादा मिल गया तो ये मर क्यों जाते हैं। तो इसकी वजह यही होती है कि जो ऑक्सीजन होती है, ऑक्सीजन की वजह से फ्री रेडिकल्स प्रोड्यूस होते हैं जिनको बोलते हैं रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज़। रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज़ को डिस्ट्रॉय करने के लिए दो एंजाइम्स होते हैं, वो सिर्फ एरोब में और फैकल्टेटिव एनारोब में देखने को मिलते हैं। उन एंजाइम के नाम है सुपर ऑक्साइड डिस्म्यूटेज और दूसरा होता है कैटालेज। लेकिन ये दोनों एंजाइम ऑब्लिगेट एनारोब के अंदर डेफिशिएंट होती है। जब इसके अंदर नहीं होगी तो फिर ऑब्लिगेट एनारोब ऑक्सीजन टॉक्सिसिटी को बर्दाश्त नहीं कर सकते। ऑक्सीजन ज़्यादा मिल गई तो ऑक्सीजन फ्री रेडिकल की वजह से इनकी डेथ हो जाएगी। दैट इज़ वाई दे कैन नॉट सर्वाइव इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। इसकी एग्जाम्पल होगी कोलेस्ट्रीडियम टेटनाई। अब नंबर 4 पॉइंट देखना है फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन का मतलब इनकम्प्लीट ब्रेक डाउन ऑफ शुगर, या स्पेसिफिकली हम ये भी बोल सकते हैं एनारोबिक ग्लाइकोलाइसिस। फर्मेंटेशन की बेस पे ही हम बैक्टीरिया को आपस में आइडेंटिफाई करते हैं। कुछ बैक्टीरिया फर्मेंटेशन कर सकते हैं, कुछ बैक्टीरिया फर्मेंटेशन नहीं कर सकते। तो हम किस तरह इनको रिकॉग्नाइज करेंगे, कैसे? फर्मेंटेशन का मतलब होता है एनारोबिक ग्लाइकोलाइसिस, मतलब जो ग्लूकोज होता है, ग्लूकोज कन्वर्ट हुआ पायरोवेट में। चूंकि ऑक्सीजन नहीं है तो वो जाएगा लैक्टेट के अंदर, लेकिन अगर ऑक्सीजन होती तो वे क्रेब्स साइकिल में चला जाता, जैसे एरोब्स में और फैकल्टेटिव एनारोब्स में होता है। पायरोवेट लैक्टेट के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा अगर ऑक्सीजन नहीं है, और ये लैक्टेट एसिडिक है तो पीएच ड्रॉप कर देगा। पीएच ड्रॉप कर गए तो एक स्पेसिफिक इंडिकेटर जिसमें एग्जाम्पल आएगी फिनोल रेड, इसका कलर चेंज हो जाएगा। जैसे फिनोल रेड ये कन्वर्ट हो जाएगा येलो के अंदर। इस तरह से हम बैक्टीरिया को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो ये टेक्निक यूज़ होती है आइडेंटिफिकेशन ऑफ बैक्टीरिया। कौन कौन से बैक्टीरिया, जैसे निजेरिया जीनस के बैक्टीरिया, निजेरिया गोनोरिया और निजेरिया मेनिनजाइटिस। तो जो मेनिनजाइटिस वाले बैक्टीरिया और गोनोरिया वाले बैक्टीरिया, उनको डिफ्रेंशिएट करने के लिए मेनिनजाइटिस, इनको डिफ्रेंशिएट करने के लिए ये टेक्निक ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। ठीक हो गया। अब इसके बाद लास्ट रह गया आयरन मेटाबॉलिज्म। अब आयरन मेटाबॉलिज्म आयरन किस फॉर्म में चाहिए? फेरिक के फॉर्म में चाहिए। ठीक हो गया। एक होता है फेरस और एक होता है फेरिक, Fe+3 के फॉर्म में चाहिए। ये बैक्टीरिया की ग्रोथ के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बैक्टीरिया की इनर मेम्ब्रेन में, स्पेसिफिकली इनर फेस ऑफ सेल मेम्ब्रेन, वहाँ पर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन सिस्टम मौजूद होता है। वहाँ पर साइटोक्रोम्स प्रोटीन इनके लिए इंपॉर्टेंट होता है। तो साइटोक्रोम्स और एंजाइम का कंपोनेंट है आयरन। तो जो साइटोक्रोम की फॉर्मेशन और एंजाइम्स की फॉर्मेशन के लिए आयरन चाहिए, स्पेसिफिकली फेरिक आयरन के फॉर्म में एंजाइम्स। ठीक हो गया। अब आयरन चूंकि होस्ट से इसने कैरी करना है, जो होस्ट के अंदर स्पेसिफिकली ह्यूमन बॉडी के अंदर आयरन जितना अवेलेबल होता है वो बहुत कम होता है, क्योंकि आयरन हमारी बॉडी के अंदर ट्रांसफेरेंस से बाइंड होता है, तो आयरन तो काफ़ी कम होता है। तो आयरन को अपटेक कराने के लिए और सेल के अंदर पंप कराने के लिए एक स्पेशलाइज्ड आयरन बाइंडिंग प्रोटीन होती है जिसको बोलते हैं सिडरोफोर। ये सिडरोफोर आयरन बाइंडिंग प्रोटीन है। ये किस तरह से काम करती है मैं आपको डायग्राम से दिखा देता हूँ। ये आपको नज़र आ रहा होगा बैक्टीरिया, और ये प्रोटीन होती है स्पेसिफिकली सिडरोफोर। ये सीक्रेट होती है ई कोलाई वाली क्लास से, स्पेसिफिकली इसके एंटीरोबैक्टिन। ठीक हो गया। एंटीरोबैक्टिन इसके एग्जांपल है। तो एंटीरोबैक्टिन जो सिडरोफोर है ये प्रोड्यूस होती है ई कोलाई से। तो यहाँ से मैं इसको यहाँ से रिलीज होगी सिडरोफोर, स्पेसिफिकली एंटीरोटैक्टिन। ये एंटीरोटैक्टिन आयरन के साथ कॉम्प्लेक्स बनाएगी और आयरन को कैरी करते हुए मेम्ब्रेन में वापस ट्रांसपोर्ट कर लेगी। तो इस तरह से ये आयरन को कैरी करती है। वो आयरन साइटोक्रोम या एंजाइम बनाने के लिए काम होता है। तो ये था इस चैप्टर का बेसिक ओवरव्यू। तो यहाँ से हम समरी देख लेते हैं ताकि इस चैप्टर को फिनिश कर सके। तो बैक्टीरिया किस तरह रिप्रोड्यूस करता है? बैक्टीरिया रिप्रोड्यूस करता है बाइनरी फिशन से, जबकि यूकेरियोटिक सेल माइटोसिस के जरिए रेप्लिकेट करते हैं। फोकस क्यों नहीं हो पा रहा? आगे बैक्टीरियल ग्रोथ के अंदर 4 फेज देखने को मिलती है। लैग फेज, लॉग फेज। लैग फेज के अंदर न्यूट्रिएंट्स की इनकॉर्पोरेशन होती है। लॉग फेज के अंदर रैपिड ग्रोथ होती है। स्टेशनरी फेज के अंदर सेल की सिंथेसिस और सेल के डेथ रेट बराबर हो जाता है, जबकि डेथ फेज के अंदर डेथ ज़्यादा हो जाती है। कुछ बैक्टीरिया ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ग्रो करते हैं, इनको बोलते हैं एरोब्स। पता नहीं फिक्स क्यों नहीं हो पा रहा, फोकस नहीं हो पा रहा, चले हम पढ़ लेते हैं। कुछ बैक्टीरिया ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ग्रो करती है जिसको बोलते हैं एरोब्स और फैकल्टेटिव एनारोब्स। लेकिन कुछ ऑक्सीजन की मौजूदगी में मर जाते हैं, उनको बोलते हैं एनारोब्स। क्योंकि ऑक्सीजन की
यूटिलाइजेशन से ROS प्रोड्यूस होते हैं। ROS को डिटॉक्सीफाई करने के लिए सुपर ऑक्साइड और कैटालिस एंजाइम मौजूद होते हैं। ये दोनों एंजाइम एनारोब के अंदर नहीं होते। जो फर्मेंटेशन होती है शुगर की, उसी के ज़रिए हम लेबॉरेटरी आइडेंटिफिकेशन करते हैं कुछ बैक्टीरिया की। स्पेसिफिकली जो निजेरिया जीनस था, इसमें 2 स्पीशी आती है, गोनोरिया और मेनिनजाइटिडस। इनको डिफ्रेंशिएट करने के लिए फर्मेंटेशन वाली टेक्निक यूज़ करती है। तो ये था बेसिक ओवरव्यू इस चैप्टर का। अगर वीडियो पसंद आई तो उसको लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर नहीं किया। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।